पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कोई भी वर्क डन, अगर हम ये देखें कि वर्क डन क्या है, वर्क डन हम देखें तो क्या होगा, क्यू वी। क्यों क्यू वी? क्यों क्यू वी कि हम बोल रहे हैं कि हम इन्फिनिटी से, कोई एक पॉइंट है, इन्फिनिटी से हम इस पॉइंट पर एक चार्ज ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? चार्ज को ला रहे हैं। कहाँ से? इन्फिनिटी पर। तो पहले तो यहाँ पे कोई चार्ज था नहीं, ठीक। जब पहले यहाँ पर कोई चार्ज था नहीं, इसका मतलब क्या कि वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, कोई पोटेंशियल नहीं था, कोई पोटेंशियल नहीं था। दैट मीन्स कि व्हाट? दैट मीन्स कि हमने कोई वर्क डन ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम तो पोटेंशियल के अगेंस्ट कोई वर्क डन कर रहे हैं, और जो वर्क डन करते हैं, जो हमारी ऊर्जा खर्च होती है, वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में खर्चा होती है। लेकिन जब भी हम यहाँ पर एक आपका चार्ज लाके खड़ा कर दिए, ठीक है, उसके बाद फिर से अगर हम यहाँ पर कोई चार्ज लाएंगे, ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्रिएट होगा, तब जाके ये दूसरा वाला चार्ज क्या करेगा? एक वर्क डन खर्चा करेगा। तो जो वर्क डन खर्चा करेगा वो क्या हो जाएगा? क्यू वी। अब तीसरा चार्ज लाओ तो इन दोनों की वजह से, तो जस्ट लाइक दैट कि ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से कैसे वर्क डन होता है। यही तुम्हारे एग्जाम में पूछता है कि 3 चार्ज का सिस्टम बना दिया, ट्रायंगल का सिस्टम बना दिया, 4 चार्ज का स्क्वायर बना दिया, इससे ज्यादा आगे से पूछेगी नहीं। ठीक है, तो देखो अगर मैं बोलूं कि वर्क पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैट में क्या हुई, तो हम क्या कहेंगे? बताओ क्या कहेंगे? कि चार्ज को मोशन कराने की वजह से जो एनर्जी स्टोर हुई है वही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। कोई वर्क डन किया, उसने कुछ ऊर्जा खर्चा की, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है कि जो वर्क डन है, मान लो कि हम एक पॉइंट है तुम्हारा, एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर है, यहाँ पर एक चार्ज, मान लो कि ये तुम्हारा कोई 2 है, ये कोई 1 पॉइंट है, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। तो यहाँ से यहाँ पे हमने खर्चा किया, तो W क्या हो जाएगा फिर हमारा? Q V B माइनस V A हो जाएगा कि नहीं? बताओ, हो जाएगा ना? यहाँ से वहां तक लाए, V A मान लो, जो भी करना है, 1 2 लिखो, B A मान लो, जो भी करना। अब अगर इसको मुझे पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते? बताओ, क्योंकि हम लोग ने पोटेंशियल वाला फॉर्म ऑलरेडी कर लिया है। कैसे लिखेंगे हम लोग? तो W क्या हो जाएगा? इसका मतलब W हमारा कोई एक चार्ज बाहर की तरफ है, तो माइनस Q टाइम्स ऑफ हमारा इंफिनिटी लिख लो, यहाँ पे तुम R लिख लो, और यहाँ पे E डॉट dr लिख लो। क्यों हम ये लिखे हैं? क्योंकि E जो होता है माइनस डेल V होता है, यही होता है ना, E इज इक्वल टू माइनस डेल V। इस वजह से हमने इसको ऐसे लिखा है। अगर मुझे 2 पॉइंट का लिखना होता तो W हम क्या लिखते? बताओ, यहाँ पे हम यही लिखते कि हमें क्या लेना है? माइनस Q A से लेके B तक, और E डॉट dr करते कि नहीं? E डॉट dr बताओ। तो V इसका मतलब क्या हो गया? V इसका मतलब क्या हो गया? V इज इक्वल टू W बाई Q। V इज इक्वल टू क्या हो गया? वर्क डन अपॉन कोई यूनिट चार्ज को लेने में जितना पोटेंशियल हो गया, ये मेरा क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो पोटेंशियल को भी हम इस तरह लिख सकते हैं, तो ये डायरेक्ट एक दूसरे से ही रिलेटेड चीजें हैं। अब एनर्जी किसी सिस्टम का कैसे होगा ये बताओ। अभी मैंने बताया किसी सिस्टम का कैसे होगा, बताओ। चार्ज को मान लो मैंने 3 सिस्टम दिया, मान लो मैंने 3 चार्ज दिए, 3 चार्जेस का सिस्टम बनाया, ठीक है, 3 चार्जेस का सिस्टम बनाया। तो पहले जब हम यहाँ से कोई चार्ज लाएंगे, तो हमने Q1 को लाया, Q1 को मैंने लाया, तो Q1 को जब मैंने लाया तो W1 क्या था मेरा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा लाएंगे, ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो W2 को क्या 0 होगा? नहीं, W2 हो जाएगा मेरा Q1 इंटू V। का फॉर्मूला क्या होता है? इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 क्यों? क्योंकि हम दूसरा चार्ज ला रहे हैं, अपॉन R हो जाएगा। तो ये R क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, R 1/2 हो जाएगा। अब मान लो मैं तीसरा चार्ज ला रहा हूं, तो वो W3 हो जाएगा। तो तीसरा चार्ज तुम्हारा यहाँ पर मान लो कि Q2 है, और यहाँ पर Q3 है, ठीक है। अब तीसरा चार्ज मैं यहाँ पे ला रही हूं, तो तीसरा चार्ज के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा बताओ? ये आपका क्या था? ये आपका V1 था, ठीक। अब मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि Q3 ला रहे हैं, तो Q3 एक पोटेंशियल फील करेगा V1 की वजह से और V2 की वजह से, करेगा ना पोटेंशियल फील। तो बस इसी टर्म में लिखो इसको कि Q3 जो है एक पोटेंशियल फील करेगा V1 की वजह से, प्लस Q3 जो है पोटेंशियल फील करेगा V2 पे। अगर ये प्रणाली अपनाया तो कभी भी गलत नहीं होगा, क्लियर। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 V1 क्या था? Q2 की टर्म में था, R1 R2 3 होगा ना, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 फील कर रहा है V2 के कारण, तो V2 क्या होगा? Q2 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे ठीक है, R13 और R23। सो ये हो गया। तो अब पोटेंशियल ओवरऑल एनर्जी क्या होगी? सबका प्लस हो जाएगा, कर देंगे प्लस, हो गया आंसर मेरा, ठीक है। अब मान लो मेरे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मेरे पास क्या है? सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो कैसे करेंगे हम? भाई आईजे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वैसे करेंगे, तो दिया हुआ है। लेकिन मान लो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो अब जाके चीजें अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो जनरलाइज्ड एनर्जी फॉर
डिस्क्रीट चार्जेस है, ठीक है, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, डिस्क्रीट एंड चार्जेस सिस्टम, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये आपका W इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भीतर ले जाओ, भीतर किसको ले जाएंगे, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n समेशन J इज इक्वल टू 1 to n, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा QI QJ अपॉन RIJ, और हम लोग ये कहेंगे कि I जो है J के बराबर नहीं है, I जो है J के बराबर नहीं है, और ये वैलिड कब है, जब हमारे पास डिस्क्रीट या पॉइंट चार्जेस है, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड नहीं है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। तो कॉम्बिनेशन बताया ना I और J का, तो I शुड नॉट इक्वल टू J, अच्छा तो हम प्लस ही लिख रहे हैं, नॉट इक्वल टू J, I इज नॉट इक्वल टू J। अब क्वेश्चन लिखो, जैसे कि कैलकुलेट इन द एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम, मान लो हमारे पास कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम, ठीक है। कैसा चार्ज सिस्टम है, मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सब क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और सबके पास उसने QQ चार्ज बैठा रखा है, सबके पास उसने QQ चार्ज बैठा रखा है। अब बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो फॉर्मूला लगाओ या तो वो वाला लगाओ, दोनों में से कोई एक लगा लो, क्या हो जाएगा, तो मैं अगर ये वाला लगाऊं तो पहला W1 तो 0 हो जाएगा, W1 0 हो जाएगा, R सबका सेम ही है, R में कोई दिक्कत नहीं आएगी, W2 क्या हो जाएगा, W2 हमारा चार्ज Q2 हो जाएगा, और साथ में V1 आ जाएगा, तो Q2 और तुम्हारा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या आएगा बताओ, A आ जाएगा, A आ जाएगा, और W3 क्या हो जाएगा, W3 तुम्हारा Q2 V1 प्लस Q3 V1 प्लस Q3 V2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/A, ठीक है, और V1 क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ, Q1, यहाँ पे तो पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे चार्ज तुम्हारा Q3 रहेगा Q1, ठीक है, और प्लस तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q3 है तो V2 के कारण तो 1/A Q2 हो जाएगा, हो जाएगा। इन तीनों का प्लस करो, देखो कितना आंसर आ रहा है, इन तीनों को प्लस करेंगे 0 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और ये है तुम्हारा Q1 Q3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और ये है Q2 और Q3, ठीक है, Q2 Q3। अब सारे चार्ज क्या है, Q है, सारे चार्ज क्या है, Q है, तो हम क्या लिखेंगे Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और इसमें भी वही है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। देखो आंसर क्या आया है तुम्हारा, यही आया है, क्वेश्चन करो, स्क्वायर बना लो इसी को, ठीक है। 3 चार्जेस आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर साइड A, हाउ मच वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द 4 चार्ज प्लस Q टू प्लेस एट द 4th कॉर्नर। क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, ठीक, यहाँ पे -Q बैठा है, यहाँ पे -Q बैठा है, इसके साइड्स A है, ठीक, सबके साइड्स A है, यहाँ पर +Q बैठा है, और वो ये वाला चार्ज +Q ला रहा है यहाँ पर 4th प्लेस में, ये 4th प्लेस, ये 3rd प्लेस, ये 2nd प्लेस, और ये 1st प्लेस, ठीक, क्लियर है। तो मुझे तो ये डिस्टेंस भी जरूरत पड़ेगी, तो इस डिस्टेंस को निकालो, कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करो, थर्टी कैंसिल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, इफ वी हैव द कंटीन्यूअस चार्ज, व्हेन वी हैव कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हो जाएगा सिचुएशन, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब हमारे पास चार्जेस ऐसे हैं, तो उसमें से तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना है, W जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा E स्क्वायर डी टाउ क्या है, वॉल्यूम है, ये ऑल स्पेस का होता है, ठीक है, या ऐसे करो, या तो फिर एक होता है तुम्हारा W इज इक्वल टू 1/2 V रो वी dV, ठीक है, तो ये तुम्हारा इसका हो जाएगा, ठीक, या सरफेस चार्ज अगर दे दे 1/2 तुम्हारे पास रो वी डी हो जाएगा, सिग्मा रो वी डी हो जाएगा, ये तुम्हारा पूरा ओवरऑल सिग्मा का होता है, जैसा भी तुम्हारा कंटीन्यूअस चार्ज रहेगा, या इसी को अगर तुम किसमें करोगे, लाइन वाले में करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा वी डी एल हो जाएगा, और लैम्डा पूरे उसका पूरे जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा पूरे के पूरे सरफेस का होगा, और यहाँ पे तुम्हारा पूरे के पूरे लेंथ का होगा, तो तुम L लिख दो, या तो पूरा का पूरा लेंथ के लिए तुम C लिख दो, C हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा वी डी एल हो जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या होता है, किसी भी कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, क्लियर, लेकिन एक क्वेश्चन जब करेंगे तब ज्यादा ये होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए कि मान लो मेरे पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, क्वेश्चन मान लो कि कहा कि हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, और हम लोग मेथड यही अपनाएंगे, लेकिन हम लोग एक बार क्या कहेंगे, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर, तीन का ही निकालते हैं, तीन में से किसी एक का आता है,
ठीक है, क्वेश्चन समझना एग्जाम में और कर लेना, ये डायरेक्ट है। ठीक, अब क्या है कि कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस उसने r बता दी, ठीक है, जिसकी रेडियस r बता दी थी, रो बता दिया, उसका चार्ज डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होगी, उसकी एनर्जी कितनी होगी, क्या बोला है, एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो उसका चार्ज भी बोल दिया है, मान लो कि अगर इसने बोला कि टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज जो इसका है वो क्यू है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, E इजिकल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट बाई 2 ई स्क्वायर डी टाउ, ठीक, ई स्क्वायर डी टाउ, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब एक ये स्फीयर कंडक्टिंग है तो ऑब्वियस ही बात है कि इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये चीज बचेगी, ठीक है, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा। तो अगर हम दो आपका इंटीग्रेशन करें, मतलब एप्सिलॉन नॉट बाई 2 बाहर निकालो, तो एक इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से r तक का होगा और एक होगा r से इंफिनिटी का, r से इंफिनिटी का होगा कि नहीं, ठीक है। पहला वाला क्या होगा, e इनसाइड स्क्वायर डी टाउ होगा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, e आउटसाइड का स्क्वायर बाय डी टाउ हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये क्वांटिटी तुम्हारी जीरो आ गई बिकॉज कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है और कंडक्टिंग स्फीयर के भीतर तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, अब वहां पर पुट करेंगे e की वैल्यू क्या होती है, बताओ e की वैल्यू क्या होती है, क्यू स्क्वायर ना, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये तो चला गया मेरा, यहाँ पर आएगा r से इंफिनिटी तक, तो बात आ जाएगी मेरी क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, लेकिन मुझे करना पड़ेगा ये स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ वाली क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 4 पाई r स्क्वायर डी r आ जाएगी, क्लियर है। और ये तुम्हारा एंड करो इसको, देखो कितना आता है, 4 पाई कटेगा, 4 पाई रह जाएगा भाई, 4 पाई रह जाएगा, 4 पाई रह जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट कटेगा, ये एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन r, और ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ। आपसे क्या रहेगा कि मान लो कोई भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें रो जो है के आर के टाइप दिया है, तो कैसे करेंगे इसको, रो इज इक्वल टू के आर, तो ई निकालेंगे, ई निकालेंगे, ई जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्लियर है। तो चार्ज हम लोग लिख देंगे ना, के आर लिख देंगे चार्ज को, चलो ठीक है, क्यों, क्योंकि रो एप्सिलॉन नॉट वाला जो था, समझ में आ गया ना, क्लियर। तो या तो रो आर दे दे, मतलब देखो मेन कुल मिला के हमें टोटल चार्ज बोल रहा है, ठीक है, तो टोटल चार्ज उसका क्यू क्यू दे देगा था, इसलिए हमने अपने क्यू क्यू लिखा था। अगर उसने रो आर भी दिया तो इस रो आर को हम लोग टोटल चार्ज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, यही ना इसका मतलब होता है। सो इन तीनों को ही कैसे भी करके घुमा के पूछ सकता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, या अगर हमारे पास डिस्क्रीट अमाउंट के चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें या तो स्क्वायर या तो तुम्हारा रोम्बस दे देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, रोम्बस दे देगा, ठीक है, जो भी देगा 4 या 3 चार्ज कोई बैठा देगा, इससे ज्यादा वो एग्जाम में देगा नहीं, बहुत टाइम भी तो इंक्लूड होता है, क्लियर है, समझ में आ गया, टेंशन लीजिए, क्वेश्चन आता है।